चलिए, आपका स्वागत है हिंदी की इस कक्षा में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो है इस कविता के आशय को पढ़ा था और उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है प्रश्नोत्तर सही तरीके से कर लिया होगा। अब आज जो है हम व्याकरण का अभ्यास करने वाले हैं। अब देखिए, अगर हिंदी भाषा की बात करें तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, समझे। और इन वर्णों का जो क्रमबद्ध रूप है वो वर्णमाला कहलाता है। इन वर्णों का जो क्रमबद्ध रूप है, जैसे ओ आ से शुरू करते हैं और योरा लवा अक्षत्र ज्ञ तक जाते हैं ना, नहीं तो ओ आ और से शुरू करके और यहां तक जो पहुंचे आप, तो ये क्रमवार तरीके से जो ये वर्णों का ये कह सकते हैं कि अरेंजमेंट है, यही जो है वर्णमाला कहलाती है। अब वर्ण जो है हिंदी में वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने ना, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, तो वैसे ही हिंदी में जो है स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वर की खासियत यह है कि इनके उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है। अब आप खुद ही बोल के देख लीजिए, ओ आ ई उ रे ए ऐ ओ औ, समझ गए। और दूसरी खासियत क्या है स्वरों की, कि इन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता भी नहीं ली जाती है। जैसे अगर आप क बोलते हैं ना, तो क जो है वो दो वर्णों का मेल है। ध्यान से देखिएगा आप, क और अ, तो एक व्यंजन क ध्वनि हुआ, साथ में अ जुड़ गया, तब जाके बनता है आपका क, समझ गए। तो इसलिए जो है व्यंजन जो है उसमें जो है उसके साथ हमेशा जो है एक स्वर जो है वो जुड़ा रहता है, लेकिन स्वर वर्ण जो है इनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो स्वर की जो है दो खासियत हो गई। स्वर वर्ण वो हैं जिनके उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है और इनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता भी नहीं ली जाती है, समझ गए। अब ये जो स्वर हैं इनके भी दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब इसे देखिए आप, ह्रस्व, दीर्घ, उच्चारण में क्या फर्क होगा। ह्रस्व का मतलब ही हो गया छोटा ई, और इसका दीर्घ लंबा ई। जैसे कि आप बोलिएगा दिन, इसकी मात्रा ऐसे होगी, अगर द के आगे ये अगर मात्रा लगी है, यानी कि ह्रस्व की मात्रा लगी है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, दिन। लेकिन अगर इसी द के आगे दीर्घ की मात्रा लग जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, दीन, है ना। आज अच्छा दिन है और वह बहुत ही दीन अवस्था में था। देखिए, शब्दों का मतलब भी बदल जाता है। अंग और अह, इनको जो है अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि इनकी गणना जो है स्वर के बाद है और व्यंजन से पहले है, समझ गए। अब जो है अब कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, कुछ अभ्यास कर लें हम। यहां पे जो है स्वरों की मात्रा को सही जगह पर लगाकर आपको शब्द पूरा करना है। तो जैसे कि जतना लिखा हुआ है और इसमें ई की मात्रा को जो है सही जगह लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ये जौ के ऊपर हमने ये मात्रा लगा दी, हो गया जितना। करूप, कौन सी मात्रा लगानी है, उ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, कुरूप। ए की मात्रा लगानी है और इधर क्या मिला है हमें, इतन, तो क्या हो जाएगा, ये इतने। तो चलिए, 3 मैंने करके दिखा दिया, अब बाकी 3 आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला जो है काम, या अगला कह सकते हैं कि क्वेश्चन, ये ज्यादा जो है रोचक है
क्योंकि यहां पर जो है शब्दों को मानक वर्तनी में लिखना है। मानक वर्तनी मतलब जो स्टैंडर्ड है लिखने का। अब इसे यहां पर पहला ही शब्द क्या दिया गया है आपको, चिन्ह। चिन्ह जो है अक्सर हम लोग चिन्ह बोल देते हैं, चिन्ह नहीं होता है, ये चिन्ह होता है। ह की मात्रा पहले आती है। तो अगर इसको मानक वर्तनी में लिखना होगा तो पहले ची आधा ह और नौ संयुक्त चिन्ह, ये मानक वर्तनी हो गई। गड्डी, गड्डी अगर है तो ग और डॉ संयुक्त है ना, तो हम क्या करेंगे, डॉ के आगे जो है हलंत लगा के फिर डॉ लिखेंगे और दीर्घ की मात्रा दे दी, गड्डी। ऐसे ही वृद्ध, वृद्ध में जो है पहले द की मात्रा आ जाती है, तो वृ, द पे हलंत ध। तो ऐसे जो है आपको मानक वर्तनी में शब्दों को लिखना है। तो अब जो है बचे हुए जो है इनका भी जो है आप सही तरीके से उच्चारण करके और फिर उसको मानक वर्तनी में लिख दीजिएगा। तीसरा जो है वो आसान है, क्योंकि आप जो है पिछली कक्षाओं से भी जो है भाववाचक संज्ञा से परिचित रहे होंगे। तो भाववाचक, इन शब्दों को जो है भाववाचक संज्ञा में लिखना है। तो जैसे ऊंचा, इसका हो गया ऊंचाई। रंग, तो रंग से हो जाएगा सुंदर, सुंदरता। रंगा। काला, तो इसको जो है आप कालिमा कह सकते हैं। तो इस तरीके से गोरा, तो चलिए गोरापन। शीतल, शीतलता। चाहना, चाहत। सींचना, सिंचाई। तो इस तरह से जो है आप इनका जो है इनको जो है भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। अब चौथे प्रश्न में जो है आपको उचित विलोम शब्द चुनना है। विलोम शब्द मतलब जिसका मतलब उल्टा, तो बिल्कुल सही वाला चुनना है आपको। जैसे है समता, समता का बिल्कुल उल्टा क्या होगा, विषमता। नूतन, तो नूतन के लिए जो है अभी नवीन जो है वो तो इसी के मतलब का हो गया, इसका पर्यायवाची में नवीन हो जाएगा। अब आपके पास है दो ऑप्शंस, प्राचीन और पुरातन। नूतन का सही विलोम शब्द जो है वो पुरातन है। तो ऐसे ही जो है आप शाश्वत, शाश्वत का क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। स्वर्ग का नरक हो जाएगा। कुरूप का सुंदर हो जाएगा, है ना। पांचवें में क्या करना है कि इसमें जो है उचित पर्यायवाची हमें छांट के लिखना है। तो जैसे कि अच्छा, तो अच्छा का हो जाएगा श्रेष्ठ। पुष्प, पुष्प का क्या हो जाएगा, प्रसून। इसी तरह से जो बाकी चार शब्द हैं इनका भी आप उचित पर्यायवाची सोच के लिखिएगा। और इस अभ्यास को पूरा करके आप जो है क्लासरूम में शेयर कर लीजिएगा, ताकि हम भी देख सके कि आपने कितना सही किया है। अब अगले पाठ में हम लोग जो है कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे, कुछ जो है लिखने की जो है कुछ लिखने का अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग